एक्सप्लेन किया पोस्ट माय अर्लियर क्वेश्चन कि ट्रेडिशन में इतनी वसअत है कि वो ये सारी डिसिप्लिन्स को इनकॉर्पोरेट कर सके जी। और एथिक्स ओवर लीगैलिटी है, और क्योंकि इंसान की प्रैक्टिस गलत थी इसलिए लोगों ने अपने आप को खुदा से डिसोसिएट कर लिया। पर अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देखें तो इंसान हमेशा ट्राइज टू रेसल कंट्रोल, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल वांट टू बी इन पावर। तो ट्रेडिशन में भी फिर हमेशा ये खतरा नहीं रहता है कि अगर जो कि अब भी हमें सोसाइटी में नजर आता है कि यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी एक पर्टिकुलर रिलीजियस इंटरप्रिटेशन होती है और फिर वही चीज़ें आगे इन्फिल्ट्रेट या परपेचुएट की जाती हैं। तो हु इज टू से कि ट्रेडिशन में हम हमेशा सही बात से चल रहे होंगे। बहुत खूब, क्लियर, ये बहुत अच्छी चीज़। अब ट्रेडिशन का क्योंकि हुआ ये सारे प्रोसेस में हमने ट्रेडिशन के दो लाजमी अज्जा में से एक पे फोकस किया। अब दूसरे को मैं बताने लगा हूँ, उससे ये मामला बड़ा क्लियर आ जाएगा कि वो प्रॉब्लम कैसे बचता है, क्यों नहीं आता। वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आप इशू ऑफ अथॉरिटी जो आप रेस कर रही हैं यहाँ पे, तो वो क्यों हो रहा है, उनकी सुप्रीमेसी या इंटरप्रेटर का कंट्रोल जो उस पर होता है, उससे जो मसाइल आ रहे हैं, उसमें ट्रेडिशन जो है इसके दो हिस्से हैं। ये एक हिस्सा है जिसको हम सेक्रेड कह रहे हैं, जिसको हम इल्हामी कह रहे हैं, जिसको हम हकीकत से जुड़ा होना कह रहे हैं। ट्रेडिशन सिर्फ हकीकत से जुड़ा होना काफ़ी नहीं है। हकीकत से जुड़ा होने का आज आप कोई अवैसी तरीका इख्तियार कर लें तो इतना भी काफ़ी नहीं है, ठीक है। हकीकत से जुड़ा होना और उस जुड़े होने की कॉन्टिन्यूटी, ये इश्यू ऑफ अथॉरिटी नहीं, ये इश्यू ऑफ कॉन्टिन्यूटी है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उसका तसलसल। ये इंटरप्रेटर्स का जो इश्यू है ना, कि जिनके पास अथॉरिटी है वो चीज़ों को मर्जी से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो तब इंटरप्रेट कर लेंगे जब कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी। जब हो रहा है से क्या मतलब है? एक तो है ना अल्लाह से जुड़े होना, हकीकत से जुड़े होना, ठीक है ना। एक है वो जुड़ा भी होना और उसके अंदर एक तसलसल भी होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आ गई, इल्हाम आ गया, इरफानी रवायत मौजूद है, उसके अंदर एक तसलसल, फिर रवायत उस तसलसल का नाम भी है। कुछ लोग सिर्फ उस तसलसल को रवायत कह देते हैं, कुछ लोग सिर्फ अल्लाह से जुड़े होने को रवायत कह देते हैं। कंटिन्यूटी वाली में बात कंटिन्यूटी ऑफ नॉलेज आल्सो ना, मतलब यानी कि जो मैं इसकी आपको इस्लामिक ट्रेडिशन से एक मिसाल, मैं आपको एक इस्लामिक ट्रेडिशन से इसकी मिसाल देता हूँ छोटी सी, ठीक है ना। वो तर्ज ज़िंदगी, वो रवायत, वो सिर्फ ये मैंने शुरू में जो एक बात की थी जिससे आज की गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया था, ये महज एक थॉट स्ट्रीम हो ना रवायत, तो फिर ये इम्कान मौजूद होता है कि उसको जैसे मर्जी को इंटरप्रेट कर ले। उसके अंदर अथॉरिटी ऑफ चर्च जो है वो दखल अंदाजी करके बदल दे। ये अगर महज एक थॉट स्ट्रीम ना हो, ये एक वजूदी मामला हो, ये एक हालत हो, ये एक जीने की तर्ज हो। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, इसमें इस्लामी रवायत है, उसमें मुंतकिली का तरीका अगर महज उसको थॉट स्ट्रीम समझ लेते हैं ना इस्लाम को, तो फिर मुंतकिली का तरीका रवायत की हदीस है, उसको भी रवायत कहते हैं हदीस को भी। लेकिन हदीस रवायत का एक हिस्सा है, वो भी कॉन्टिन्यूटी देने के लिए, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी है फिक्री या थॉट की। हदीस क्या है कि मुंतकिली है लफ्ज़ों में, वर्बल लेवल पे, कौल नबी, फेल नबी और तकरीर नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल, पसंद नापसंद, अहवाल,
वो नरेट होके आगे मुंतकिल हो रही है तो हदीस है। ठीक है, अब ये हदीस आ रही है, इसके अंदर हम अथॉरिटी जिनके पास है वो उसकी इंटरप्रिटेशन में रद्द बदल कर लें, लेकिन रवायत हमेशा सिर्फ थॉट स्ट्रीम के तौर पे नहीं एग्जिस्ट करती। इस्लाम के अंदर हदीस भी अहम है, लेकिन उतना ही अहम तामुल भी होता है, कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस। वो भी उतनी ही अहम होती है। आपकी की पूरी एजुकेशन जो है वो भी कंटिन्यूटी का नाम होता है, लेकिन वो एक इल्मी कंटिन्यूटी है, वो एक वजूदी कंटिन्यूटी नहीं है। रवायत के अंदर एक वजूदी कंटिन्यूटी भी मौजूद होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। सिर्फ नमाज का तरीका हदीसों में लिख जाते तो उसमें इंटरप्रिटेशन में बड़े मसाइल हो सकते थे। नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा। हम तक नमाज का ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते जिन्होंने देखा, उनको पढ़ते जिन्होंने देखा, उनको पढ़ते जिन्होंने देखा, उस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करते करते भी पहुंचता है। ये बचाता है, ये वजूदी मामला जो है किसी भी रवायत की हिफाजत का बायस बनता है। उसमें पोप, चर्च, इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर लें कि ये स्पेसिफिक मॉडर्निटी का ये जो मामला है, ये यूरोपियन हिस्ट्री और कल्चर का एक मामला डेवलप हुआ वहाँ पे। मेडिवल से जो मॉडर्न की शिफ्ट थी, ये वहाँ पे एमर्ज कर रहा है उस कल्चर। बाकी कल्चर्स के अंदर इसके पैरेलल कोई मॉडर्निटी उस वक़्त नहीं डेवलप हुई। क्यों? वहाँ के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल सर्कमस्टांसेस वो नहीं थे। वहाँ के कुछ अपने प्रॉब्लम्स थे यूरोप। इसीलिए इस मॉडर्निटी के ऊपर सबसे बड़ी जो क्रिटिक है मॉडर्न के पैटर्न पे, एनलाइटनमेंट के और ये सारे पे ये है कि ये यूरोसेंट्रिक है। हम ये समझते हैं कि हर जगह पे ही शायद ये हो गया, बाकी ट्रेडिशंस के अंदर वो ये नहीं हुआ मामला। अगला जो हमारा सेशन था, जो शायद पता नहीं अब बचा कि नहीं बचा, रह गया, वो था, ये सारा था मॉडर्निटी पे या मॉडर्न एजुकेशन पे आज की गुफ्तगू थी। दूसरा सेशन जो हमने रखा हुआ था वो कॉलोनियल पैटर्न ऑफ एजुकेशन पे था। वो नेक्स्ट टर्म में जब भी मैं वो सिर्फ ये बताने लगा हूँ इन्हें कि दुनिया के बाकी सब माशरों में, अक्सर माशरों में मॉडर्निटी थ्रू कॉलोनियलिज्म गई है। मॉडर्निटी थ्रू कल्चरल फिनोमेना नहीं आई, मॉडर्निटी इम्पोज्ड है वहां पर। वहां पे वो कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज पैदा ही नहीं कभी हुए थे जिनका हल मॉडर्निटी थी या जिनका हल एनलाइटनमेंट था। वहाँ पे ये इम्पोज इंडियन एक्सपीरियंस पूरे का पूरा, इसलिए जो इंसान पैदा होता है उसकी साख्त पे भी फ़र्क आ जाता है। मॉडर्न एजुकेशन मास मैन पैदा करती है, बेचेरा आदमी, अज़दहामी आदमी, अवामी आदमी, डिटैच्ड मैन फ्रॉम ह्यूमन एंड डिटैच्ड फ्रॉम गॉड, ये मॉडर्न एजुकेशन पैदा करती है। जबकि कॉलोनियल एजुकेशन, उस पर जो हम सेशन करेंगे, वो मास मैन नहीं, वो मिमिक मैन पैदा करता है। ठीक है, सिर्फ मिमिक्री करने वाला। कॉलोनियलिज्म के थ्रू जब मॉडर्निटी आएगी तो मास मैन भी नहीं बचता, वो नक्काल पैदा होता है। मेरे उस्ताद अहमद जावेद साहब कई दफ़ा कहा करते हैं जदीद तालीम और जदीद तालीम के इदारों के हवाले से कि इन्होंने मस्खरों का एक जहां आबाद कर दिया नकाली कॉलोनियल एरियाज़ के अंदर। ठीक है, उनका मॉडर्निटी दुरुस्त है, गलत है, ये अलग डिबेट है, अभी हम इस पे भी नहीं जा रहे कि ये तो हम एक क्रिटिक उसकी और उसकी चीज़ें, उसमें एक कमेंट सा आ रहा है। अभी हम कोई फाइनल चीज़ पे नहीं गए। तो बहरहाल
वो उनकी एक कल्चरल कंडीशन, उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन, उसकी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन बाकी जहाँ पे कॉलोनियल पैटर्न के तौर पे मॉडर्निटी आई है, वो पूरे का पूरा वो तो सारे से निकल के डेवलप हुआ ना। उसने फिर मास मैन नहीं बनाया, उसने मिमिक मैन बनाया। वो रिवोल्ट ऑफ मासेस उसका नतीजा नहीं निकला, वो मस्खरों का जहान आबाद होना था। उसकी डिटेल में जाएंगे वो पैटर्न कैसे पैदा हुआ, वो कॉलोनियल इंडियन एक्सपीरियंस और अमेरिकन एक्सपीरियंस, ये दोनों कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस हैं एजुकेशन के हवाले। हम इस पे किसी वक्त आज के प्लान में दूसरा सेशन था इंडियन एक्सपीरियंस पे, इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन जो है कॉलोनियल एजुकेशन का जो मॉडल पैटर्न और उसके अपने क्या मसाइल हैं। नो डाउट वो मॉडर्न ही है, लेकिन वो मॉडर्न का एक और टाइप है जो कॉलोनियल और मॉडर्न वैसे भी कल्चरली भी ये एक दूसरे के साथ एक ही सिक्के के, एक ही कॉइन के दो रुख हैं। मॉडर्निटी और कॉलोनियलिटी ये एक साथ ही पैदा हुई हैं, इनको एक दूसरे से ही सपोर्ट मिली है। कॉलोनियलिटी से ही मॉडर्निटी एमर्ज। जिस किस्म की क्रिटिक आप कह रहे हैं ना अथॉरिटी ऑफ चर्च पे या प्रीस्ट पे इतराज़ात या इस किस्म के, तो वो चीज़ें आपको जब हम कॉलोनियलिटी और मॉडर्निटी का ताल्लुक देखते हैं, ये सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स हमको नज़र आ रही हैं, ह्यूमन एमेंसिपेशन के बड़े बड़े इदारे नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे ये कॉलोनियल मैन को मिमिक मैन बनाना और इसका सत्यानाश करके पैदा किए गए। इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, उस पर भी बात, ये तो इसका एक सोशल इम्पैक्ट है ना उन चीज़ों का, और वो एक रिलेशन कॉलोनियलिटी और मॉडर्निटी का क्या असरात हैं। मॉडर्निटी हो सकता है कॉलोनियलिज्म ना इमर्ज करती तो मॉडर्निटी को भी पैदा होने का मौका ही ना मिलता। इसका खमीर सारे का सारा वहीं से उठाया गया, ये सारा कुछ। ये तो फिर क्रिटिसिज्म करने को एक सिस्टम को देख के क्रिटिसाइज करना और उसके प्रॉब्लम, हम उसके अंदर से उसको देख रहे हैं चीज़ों को। एक ये रुख है करने का, जैसे हमने कहा कि ये भी रुख है कि अब ये मॉडर्निटी पैदा करने के लिए या कॉलोनियलिज्म की फॉर्म जो अमेरिका के अंदर, तो कितने इंसानों को, मतलब जिनोसाइड्स की जो कहानियां हैं इस कॉलोनियलिटी के अंदर मॉडर्न अमेरिका पैदा होने में, वो मतलब उनकी एक कहानी है पूरी। अगर उस रुख पे जाए, वो एक उसकी स्टडी होनी चाहिए, वो भी उस रुख पे भी वो एक अलग थीम है। हम तो विद इन सिस्टम उसमें फ़र्क क्या है उसको एक देख रहे थे चीज़ों को, तो उसके अंदर से एक फ़र्क को देख रहे हैं। वो कैसे पैदा हुआ, उसके वो फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, वो एक अलग डिबेट है, थीम है एजुकेशन पे। अब इस एजुकेशन में कुछ चीज़ें थी, थेरीज पे बात करने का भी था इरादा, वो नहीं टाइम मिल सका। मॉडर्निटी के फेज़ में पैदा हुई एजुकेशन के ये फ्रॉबल्स जो था, तो फ्रॉबल नाम है ना बंदे का जिससे ये बना, तो अब वो मतलब वो था जिसने एजुकेशन में ये थेरी दी कि अब नेचुरल साइंसेस के असरात की वजह से, तो वो सराउंडिंग का, नेचर का, वो सारी उनको मर्ज किया ज़रा, तो वो आगे थेरीज हैं, उन पे नहीं हम जा रहे। तो टाइम बहुत ज़रूरी था, ये बैकग्राउंड ज़रूरी था, इस पे इसकी कंप्लीशन नहीं हो पाई, कोई थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्निटी के फेज़ की डिटेल में नहीं, लेकिन बहरहाल एक तरह का है कि मुझ सा कोशिश की है हमने एक डेवलप हो, तो उस पर हम अब जी कोई, मैंने आपको सवालों जवाब का कम मौका दिया क्योंकि हम भी मॉडर्न है ना जी, स्कूलास्टिक तो नहीं है ना। अब उन्हें वो सिटिंग, जनरल सिटिंग्स यहाँ पे जो होती हैं 2 साल के दौरान किसी वक्त, और इंडियन पे वो इंडियन वाला जो पोर्शन था उसका एक हाल मेरे ज़हन में भी आया छोटा सा कि पीछे एक तो सेशन उस पर मेरे हुए हैं, वो व्हाट्सएप करते सेशन, एक 2 घंटे का सेशन यहाँ हुआ है, 2.5 घंटे का। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन तो बहुत। जी जी जी। पहला क्वेश्चन ये, जो सारा जो हम प्रोसेस देख रहे हैं इसको स्पेसिफिकली आज के लेक्चर के हिसाब से, जी जी, तो ये जो जिस पैटर्न के ऊपर ये चीज़ें मर्ज की गई हैं, जो इस मॉडर्न पैराडाइम में अब हम हैं, ये एक नेचुरल फ्लो था चीज़ों का या ये इंटेंशनल था?
इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं और करने लगा हूँ, छोटी सी। ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर का एक जो फ्लो है ना, ये थोड़ा सा नेचुरल भी होता है। वेस्टर्न मॉडर्निटी जो है वो उसकी अपनी वजूहात हैं, लेकिन यूनिवर्सल्स में इज़्मेलाल और पर्टिकुलर्स में स्ट्रेंथ आना ये ज़माने की गिरावट की वजह से भी होता है। जिसको हम प्रोग्रेस कह रहे हैं, इसको रवायत वाले तो गिरावट कहते हैं ना, वक्त जैसे गुजरता चला जा रहा है। इसको तरक्की माकूस कहते हैं हम। जिसको हम तरक्की समझ रहे हैं, ये उल्टी तरक्की जो है, ये उस गिरावट की वजह से भी ज़माने की से आ रही है। लेकिन इल्म वालों का, तालीम वालों का, फ़िक्र वालों का, उनका काम तो यही होता है कि ज़माने की इस गिरावट से निकलते रहने की कोशिशें करते रहना। इसको हम यू निगेट नहीं करते कि सिर्फ ये है। अब उसमें अपने अपने एटीट्यूड्स हैं। वो इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर पर्टिकुलर्स की अहमियत को तस्लीम किया गया। देख ज़मी, देख फलक, देख आसमां कहता है, और एंटी क्लासिकल स्पिरिट ऑफ इस्लाम की बात करता है रिकन्स्ट्रक्शन के प्रीफेस के अंदर भी। और इस्लाम कुरान के अंदर भी मुशाहिदे की जो अहमियत है या एम्पिरिकल स्टडीज़ की जो अहमियत है, लेकिन वो सारी अहमियत देने के बावजूद यूनिवर्सल से डिटैच ना होना, ये हमारे करने का काम है। और हमारा साइंसदान ऐसा ही था। वो साइंसदान तो नहीं, वो इंसान ही होता था, वो साइंस भी करता था। अब तो साइंसदान हो जाता है ना तो एजुकेशनिस्ट हो जाता है। अब एजुकेशनिस्ट हो के वो उसका इंसान होना और उसका खुदा से वाबस्ता रहना, उसका हकीकत से जुड़ा रहना, वो एग्जिस्ट नहीं करता रहता, फिर वो सीज हो जाता है। ये नेचुरल था, ये नतीजा जहाँ तक पहुंचे मॉडर्निटी इस हद तक तो नेचुरल नहीं था। फ्लो उन्होंने उस तरफ इशारा किया कि पस्ती की तरफ जाना एक नेचुरल था, असफल साफली, असफल साफली, मगर जरूरी नहीं है कि सोच भी उसी तरह नीचे चलती। इंसान का इंसान होना तो उससे बगावत था ना उसमें। नेचुरल इंसान के अगर छोटा इंसान होगा तो अपने ऊपर सब फोकस रखेगा, उसने इंसान होगा तो अपने से मुआवरा। डेकार्ट ने कहा था ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो अल्बर्ट कामो वगैरह ने तो कहा था, आई रिवोल्ट देयरफॉर आई एम। इस पस्ती से बगावत करना मेरी बगावत ही मेरे होने की दलील है। आज के दौर में हमारी बगावत ही हमारे होने की दलील है, इस पस्ती से, इस गिरावट से। शुक्रिया अदा कर रही है। थैंक यू फॉर सच एन एक्सेलेंट